बीइंग अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, इस मोमेंट के को पूरी तरह से जागरूक होके जीना, एंड विदाउट एनी जजमेंट। बुक लिखना इतना आसान काम नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ कि किताब जो है आपके दिल के खून से लिखी जाती है। बिल्कुल, आप अपने सेंसेस को यूज़ करें। जहाँ भी हम अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं, सेंसेस मतलब यही सीइंग, टचिंग, हियरिंग, स्मेलिंग एंड टेस्ट, ये आपको माइंडफुल अपने आप ऑटोमेटिकली ले आते हैं। एक्सेप्ट कर लें क्योंकि आप बदल सकते नहीं। द वेरी फैक्ट कि आप जिंदा हैं, ये भी तो कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्या डॉक्टर ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन जो होते हैं, ये उसकी पहली सीढ़ी है माइंडफुल होना और ये मेडिटेशन? हम लोग बहुत बार लाइफ को भी हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। या अच्छा ये तो अभी मैं 50 साल का हूँ। जब हमें परेशानी होती है तो हमारे लिए माइंडफुल होना मुश्किल है। तो यानी कि एक डॉक्टर को भी वल्नरेबल होने का हक है। एक्चुअली जब हम वल्नरेबल होते हैं, जब हम अपने फीलिंग शेयर करते हैं, तो दूसरे हमसे करीब आ जाते हैं। एक्सेप्टेंस इज नॉट रेजिग्नेशन। कितना समय लगता है अपनी गट हेल्थ को खराब करने में? ब्रेन और गट ये कॉन्स्टेंटली आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जी। ये फैटी लिवर क्या होता है और इसके कारण और निवारण क्या है? हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिनर की है। डिनर बहुत लोग बहुत लेट खाते हैं, कभी कभी 11-12 बजे भी खाते हैं। तो अब मैं बोलूँगा कि वो तो एक तरह से जहर है आपकी बॉडी को। अच्छा, गॉल ब्लैडर के स्टोन की आपने बात की, तो ये क्या महिलाओं में ज़्यादा होता है और ये क्यों होता है? नमस्ते, मैं पारुल। दोस्तों, जब कोई मरीज़ डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर की सबसे ज़्यादा जो चाहत होती है वो ये होती है कि मरीज़ जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर वापस जाए। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो डॉक्टर पूरे जी जान से उसमें जुट जाते हैं और लग जाते हैं, रात और दिन एक कर देते हैं, अपना खाना सोना सब भूल जाते हैं कि मरीज़ ठीक होकर घर जाना चाहिए। लेकिन कई बार भी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हो पाता है। डॉक्टर्स के लिए हो सकता है कि धीरे धीरे ये चीज़ स्वीकार करना आम हो जाता हो, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल में लगी रह जाती हैं, चुभी रह जाती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना एक मरीज़ ऐसे ही बहुत सारी मेहनत के बावजूद खो दिया, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हुए। वो बहुत ज़्यादा जब परेशानी से गुज़रे उस चीज़ को सोच सोच कर, तो माइंडफुलनेस को उन्होंने प्रैक्टिस किया अपने जीवन में, वो उसे लेकर आए और उसके बाद उन्होंने उस माइंडफुलनेस को अपने लिए तो, अपने पेशेंट्स के लिए तो, और फिर बाकी लोगों के लिए बताना शुरू किया। एक बिज़ी डॉक्टर होने के बावजूद भी आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लोगों पे ये चाहते हैं कि ज़िंदगी आपको कहीं भी लेके जाए, कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन आप अपने प्रेजेंट को ना भूलें, अपने आप से जुड़े रहें। तो ये माइंडफुलनेस है क्या, प्रैक्टिस कैसे की जाती है, माइंडफुलनेस से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हम किसी भी प्रोफेशन में, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम बड़े हैं या बच्चे हैं, कैसे ये हमें हेल्प कर सकता है। आज हम जानते हैं, हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर सरोज दुबे, जो कि एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं नोएडा कैलाश हॉस्पिटल में, और अपने मरीज़ों के साथ साथ अब वो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसको फैला रहे हैं और एक मिशन की तरह लेके चले हैं कि वो जितने ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें। इसके लिए डॉक्टर दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच पारुल, इट्स अ प्रिविलेज। मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ आके और सब व्यूअर्स से भी मिलके, और आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि बहुत सारे बात करेंगे अबाउट लाइफ, अबाउट माइंडफुलनेस, अबाउट हैप्पीनेस ना। और मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि कितना अच्छा आपने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, इसको मैंने भी देखा है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत शुक्रिया। और आप हमारे यहाँ आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप ऋचा अनिरुद्ध जी के पॉडकास्ट पे गए हैं, उन्होंने आपसे सवाल कर लिए। हमारी अब औकात ही नहीं बची है कि अब आपसे कोई सवाल करें, लेकिन आपका साथ हमें मिला है, ये मौका मिला है, तो हम अपने सवाल पूछेंगे ज़रूर। तो माइंडफुलनेस यानी कि चेतनामुखी होना। मेरे पापा जी हमेशा कहते थे चेतनामुखी सदैव सुखी। अच्छा। तो चेतनामुखी अगर हम हैं, यानी कि हम सोच समझकर अपनी ज़िंदगी के निर्णय ले रहे हैं और सोच समझकर ही अपनी बातें बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा और माइंडफुलनेस क्या है और उसकी क्या ज़रूरत है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम
हम माइंडफुल है, अवेयर है ना, हमें लगता है कि हम हैं जी। और ये मैं भी सोचता था, है ना। जी। जब बहुत साल पहले एक बुक है जो मैंने मेंशन भी किया, एकहर्ट टोल का द पावर ऑफ नाउ, है ना, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया अबाउट बीइंग प्रेजेंट एंड बीइंग माइंडफुल। और ये भी उसने उसमें मेंशन किया कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, पर वो हैं जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये उस समय मुझे एक बड़ा उस समय मैं अपना डीएम जस्ट कंप्लीट किया था, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए थे, क्वालिफाई किया था एज ए जी। तो मुझे लगा ये क्या चीज़ है, ये जो बोल रहा है कुछ अलग बोल रहा है जो मैंने कभी सुना नहीं अपने पढ़ाई लिखाई इतने क्वालिफाइड प्रोफेसर्स टीचर्स सबसे मिलके अबाउट बीइंग प्रेजेंट। तो मैं फिर कुछ समय इस पे ना इंट्रोस्पेक्ट किया एंड देन आई रियलाइज्ड कि बहुत समय, आई वुड से 90% जो टाइम हम बिताते हैं वो हम एक ऑटोमेटिक मोड में जीते हैं। इस उदाहरण के तौर पे आप गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल। आप याद कीजिए या जो भी व्यूअर्स है याद करें, जब शुरू में चलाते थे तो हर चीज़ कितने कॉन्शियसली चलाते थे ना, यहाँ ब्रेक है, यहाँ एक्सेलरेटर है, हर चीज़ हॉर्न है, हर चीज़ आप बहुत ही अवेयर होके कर रहे थे। बिल्कुल। और उसके बाद आप सीखे, फिर क्या होता है, फिर आप बैठे, आपने ये किया, फिर गाना बज रहा है, किसी से बात करें, कोई फ़ोन भी आ रहा है शायद आपके साथ है, 1 घंटा भी हो गया और आपको पता ही नहीं आप पहुंच गए। तो वो जो है वो एक ऑटोमेटिक मोड होता है ना, मतलब क्योंकि एवरीथिंग आपको पता है, क्योंकि आप यू हैव बीन ट्रेन टू डू एवरीथिंग, तो आपको हर चीज़ में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाता है। पर इस ऑटोमेटिक मोड में हम लोग लाइफ के मैक्सिमम टाइम बिताते हैं। अब देखिए अभी क्या है, अभी 23 सितंबर, और अब सोचिए ये साल ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है, 3/4 ये साल निकल गई, और अभी हम हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे, और अभी हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे, फिर करेंगे फिर ये तो फिर हम लोग बोलते हैं अरे ये साल गया कहाँ। हाँ। ये साल छोड़िए, सितंबर अब 23 तारीख हो गए, ये महीना गया कहाँ। एक्चुअली क्योंकि हम अवेयर नहीं होते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, तो चीज़ें निकल जाते हैं, ऐसे ही निकलते हैं। फिर हमें लगता है कि अरे बच्चे बड़े हो गए, ये हो गए, एंड हमने लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय नहीं किया। सो बाय डेफिनेशन माइंडफुलनेस का मतलब है बीइंग अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, इस मोमेंट के को पूरी तरह से जागरूक होके जीना, एंड विदाउट एनी जजमेंट। क्योंकि और एक चीज़ होता है कि हम इस मोमेंट को हमेशा जज करते हैं और बहुत बार हम विरोध करते हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको तो ऐसे होना चाहिए था। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये गर्मी क्यों है इतनी ज़्यादा, और अगर बहुत बारिश हो रही है तो बारिश क्यों हो रही है। तो हमेशा हमारा एक माइंड सेट रहता है कि ऐसे चीज़ें होने चाहिए, और उसको हम हमेशा एक तरह से प्रेजेंट मोमेंट को विरोध करते हैं। और माइंडफुलनेस जो वे ऑफ लिविंग में है कि हम प्रेजेंट मोमेंट को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम चेंज नहीं कर सकते, अगर कोई एक्शन लेना है चेंज भी कर सकते हैं, बट पूरे तरह से अवेयर होके एंड पूरे तरह से जागरूक होके उस मोमेंट को जीना है, नॉट इन एन ऑटो पायलट मोड या ऑटोमेटिक मोड जिसमें हम ज़्यादातर ऐसे करते। फिर पता चला कि अभी जैसे हो गया अराउंड 4-4:30 बज रहा है, फिर अगर मैं सोचूं कि पूरा दिन गया कहाँ, तो ऐसे ही निकल जाता है, और इसी तरह ये होल डे निकल जाएगा, और ऐसे ही हमारा लाइफ निकलता है। सो जो आपका जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा था कि ऐसी क्या बड़ी बात है माइंडफुलनेस पे, तो इट इज़ दैट थिंग कि हम एक मैकेनिकल वे में नहीं जी रहे हैं, एक अवेयर कॉन्शियस जागरूक वे में जी रहे हैं। तो अगर हम अपनी डेली लाइफ में इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? अगर हम हर टाइम यही सोचते रहेंगे कि हम यहाँ हैं, प्रेजेंट हैं, तो जो काम हमें करना है या जो हमारे सोचने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं या हाथों से करने के काम है, तो उनको कैसे कर पाएंगे? क्या ये घालमेल नहीं हो जाएगा? हाँ नहीं, तो ये शायद ऐसा लगता है सोच के पहले, अगर आप लगे कि अच्छा अगर हम हर चीज़ के लिए माइंडफुल हो, मतलब कि मुझे हर चीज़ बोलने के पहले सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, तो फिर हम स्पॉन्टेनिटी लूज़ कर जाते हैं, हम स्पॉन्टेनियस नहीं रहते। नहीं, वो एक वे ऑफ लिविंग हो जाता है।
अब जैसे अभी मैं बोलूँगा कि मैं प्रेजेंट हूँ और ग्राउंडेड हूँ, तो ये मैं जान के नहीं हो रहा हूँ कि अच्छा मैं बैठा हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ या कुछ सोच रहा हूँ। ये सब कुछ हो सकता है जब आप उसको डेली लिविंग में आप माइंडफुलनेस को ले आते हैं। जो आपने कहा कि कैसे इसे प्रैक्टिस करें, एक तो एक फॉर्मल माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है जिसके बारे में बीच में हम लोग बात कर लेंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे मे बी आधा घंटा करेंगे, 15 मिनट करेंगे, मैक्सिमम 1 घंटा करेंगे, है ना, अपने रूम में माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें, पर जो रेस्ट ऑफ द 23 आवर्स, जो 23 घंटे हैं, उसको कैसे जीना है और उसमें हम हर वक्त कुछ ना कुछ माइंडफुलनेस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सुबह उठते हैं तो यूजुअली क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली जा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, ये सारा चीज़ ऑटो पायलट मोड में होता है, आपको पता ही नहीं हो रहा है। पर वहाँ भी अगर हम थोड़ा एक एक्स्ट्रा मिनट लेके जस्ट अवेयर हो रहे हैं कि हम ब्रश कर रहे हैं, जो पानी जो हम अपने फेस में डाल रहे हैं, जो साबुन है, एनीथिंग जो हमारे सेंसेस को टच करते हैं ना, वो हमें माइंडफुल बना देते हैं। जैसे कि आप हाथ धो रहे हैं, हाँ, तो आप हाथ ऐसे ही धो सकते हैं ना, आपको पता भी नहीं हो रहा है, एंड जस्ट उसमें आधा मिनट एक्स्ट्रा लगता है कि जो फील ऑफ वाटर, फील ऑफ सोप इन योर हैंड्स, जस्ट इसमें ये एक स्टेप होता है जहाँ अगेन आप माइंडफुल हो रहे हैं। उसके बाद आप जब रेडी हो रहे हैं, बहुत बार हमें, जैसे मैं भी सुबह सुबह हॉस्पिटल में फ़ोन आ रहे हैं, मुझे निकलना है, सब करना है, बट अगेन 1 मिनट एक्स्ट्रा, जस्ट हम कपड़े पहन भी रहे हैं, थोड़ा सा अवेयर होके, हमेशा पूरे समय नहीं, लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, खाते भी हम कैसे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या तो अगर शाम को खा रहे हैं तो टीवी देख के ये कर रहे हैं, या फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए, या किसी से बात करते हुए, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम खाना भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं अच्छे से, एंड साथ साथ हम वही ऑटो पायलट मोड में हैं। वहाँ ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, तो अगेन उससे हम इनफैक्ट हमारे खाने में भी फ़र्क पड़ेगा। आप और ज़्यादा स्वाद लेके खाएंगे और रादर आप कम खाएंगे, बिकॉज क्योंकि आप जब अवेयर रहते हैं तो देन यू जितना आपको चाहिए उतना ही खाते हैं। हाँ, तो उसी तरह नाउ ये हो गया अभी सुबह का, फिर आप गाड़ी में या बस में या मेट्रो में, वहाँ भी है ना, और ये वहाँ तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ज़्यादातर एवरेज लोगों का 1/2 आवर to 45 मिनट्स ट्रैवल टाइम होता है। उसमें क्या करते हैं लोग, या तो FM आप लगा देते हैं, उसको सुन रहे हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने जगह में बहुत अच्छा है, पर वो एक बहुत अच्छा टाइम है जहाँ आपके पास आधा घंटा 45 मिनट्स है, आप अपने सेंसेस को यूज़ करें। जहाँ भी हम अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं, सेंसेस मतलब यही सीइंग, टचिंग, हियरिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग, ये आपको माइंडफुल अपने आप ऑटोमेटिकली ले आता है। तो आप जैसे सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल FM सुन रहे हैं, तो आप रादर देन कि खाली एक गाना से दूसरा गाना ऑटोमेटिकली स्विच ओवर करने के बदले जस्ट मे बी उसको थोड़ा और इन्जॉय करें। या इवन जो साउंड्स आते हैं, जो जनरली हॉर्न्स होते हैं ना, तो वो हमें बहुत बार डिस्ट्रैक्ट करता है, लगता है अरे ये आवाज़ आ रहा है, पर कभी कभी वही आपका एक एंकर बन सकता है माइंडफुलनेस के लिए, है ना। जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो जस्ट वो साउंड्स आप सुन रहे हैं, है ना, क्या क्या आवाज़ें आ रहे हैं, उसको आपको जज नहीं करना है, जस्ट आप सुन रहे हैं, प्रेजेंट है, फीलिंग योरसेल्फ, आप जहाँ बैठे हैं उसको महसूस करना। तो आप देखेंगे फिर आप पहुँच गए अपने, जैसे मैं हॉस्पिटल में पहुँचा हूँ, कोई ऑफिस में पहुँचा हूँ, तो काम आप कर रहे हैं ऑब्वियसली, उस समय आप थोड़ा बिजी हैं, बट जहाँ फिर आपको 2 मिनट मिला, वापस अगेन आप बोले, मेंटली आप बोल सकते हैं नाउ आई एम प्रेजेंट अगेन। जब हम एक एक्टिविटी से दूसरा एक्टिविटी में जा रहे हैं, है ना, जैसे मैं सोचो मैं OPD में रहता हूँ, फिर मैं जाता हूँ एंडोस्कोपी में, तो वो टाइम अगेन माइंडफुल वॉकिंग, जब हम चल रहे हैं तो अपने स्टेप्स को ये, तो आप देखेंगे थ्रू आउट द डे एक्चुअली हमें बहुत सारे अवसर मिलते हैं जो कि मोस्टली हम एक ऑटोमेटिक वे में जीते हैं, पर जब हम और प्रेजेंट होके जीते हैं तो फिर हम ज़्यादा उसको एंजॉय भी करते हैं। तब आपका जो इंटरेक्शन लोगों के साथ है वो भी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, आप मिले कोलीग से, हाय हाउ आर यू, कैसे हो, है ना, वो आपने कैसे हो जस्ट जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी पूछ लिया, उसने भी बताया हाँ मैं ठीक हूँ, वो बता भी रहा है, हम सुनते ही नहीं है, हाउ आर यू, एंड नेक्स्ट हम आगे, ओके, फिर हमें दूसरा
अगर आप जस्ट थोड़ा सा, इसका मतलब ये नहीं कि आप आधा घंटा बात करते रहे, जस्ट एक एक्स्ट्रा कि ओके पारुल कैसे हैं आप, फिर आपने कुछ बताया, अच्छा आज थोड़ा सा परेशान लग रहा है, आज खुश लग रहा है, तो दूसरे पर्सन खुश हो जाता है ना, है वो बंदा। उनको भी लगता है अच्छा चलो समवन हैज नोटिस्ड मी। और आप जब थर्ड पर्सन से मिलेंगे, ये एक्चुअली एक चेन रिएक्शन बन जाता है। मैंने आपको एक्नॉलेज किया है ना, कि आप जस्ट रादर देन कि मेंटली मैं बोल रहा हूँ कि आप कैसे हो, ठीक है, मैंने आपको एक्नॉलेज किया, आपको अच्छा लगा, फिर आप जब किसी से मिलेंगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं वही आप भी बोलेंगे अच्छा हाँ आप कैसे हो, हाँ, यू नो। सो ये एक साइकिल बन जाता है। तो द वे हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, और आप देखेंगे जब भी हम थोड़ा सा प्रेजेंट में रहते हैं तभी हम चीज़ों को नोटिस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है है उस ना, टाइम। तब अच्छा लगता है। बिल्कुल। फिर आपके साथ जैसे आपके एम्प्लॉयज़, आप जिसके साथ काम करते हैं, आपके को-वर्कर्स होंगे या इवन कोई जो चाय भी ला रहा है, आपने उसको नोटिस किया, देखो मुझे चाय की तलब थी या कॉफ़ी ये पीना था, वो समय में ले ले आया। आया। फिर आप जो थैंक यू भी बोल रहे हैं, एक तरह से दिल से बोल रहे हैं, उसे भी अच्छा लगता है ना, वो तो उसका काम है लाना। लेकिन अगर हम एक्नॉलेज करते हैं तो हम ग्रेटफुल भी हो जाते हैं, और वो दिल से होता है। तो आप देखेंगे हर तरह से ये आपके हर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं आपको खुशी देगी, और दूसरे पर्सन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। वो एक शेर की एक पंक्ति भी है ना कि जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, ये शायद उसी जैसा Yes, है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि जब हम, जो मुझे चेंजेस अपने में नज़र आए, या जो मेरी वाइफ ने भी बोला या फ्रेंड्स ने बोला, जैसे जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप और ज़्यादा माइंडफुल होते हैं और प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो यू आर मोर अलाइव। आप क्योंकि आप ईच मोमेंट को आप इंजॉय कर रहे हैं जहाँ तक हो सके, और वो मोमेंट हमें हमेशा अच्छा भी नहीं होता है, लेकिन द वेरी फैक्ट कि आप जिंदा हैं, ये भी तो कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात है है। ना। देखो अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, वेरी रिसेंटली अभी हमारे कॉलोनी में एक 26 साल का लड़का, जस्ट वो स्कूटी में जिम जा रहा था, जिम से आ रहा था, थोड़ा सा फास्ट चला रहा था, हेलमेट नहीं पहना था, एक्सीडेंट हो गया, डाइड। तो कहने का मतलब है कि हमारे आसपास चीज़ें होते रहते हैं। हम लोग बहुत बार लाइफ को भी हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्या अच्छा ये तो अभी मैं हमारे 50 साथ साल का थोड़ी हूँ होगा। तो 70-75 नहीं, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। अब देखिए वो जुबिन गर्ग जो इतना अच्छा सिंगर कितना है, अच्छा वो सिंगापुर में गया है कॉन्सर्ट के लिए, वो हाँ। लोग वहाँ पे स्कूबा डाइविंग और ये सब कर रहे थे, और वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, और उसका ये मतलब नहीं कि हम वो सोच के दुखी हो जा रहे, ये तो कभी भी लाइफ ख़त्म हो सकती है, नहीं, हम रादर और ग्रेटफुल हो ईच मोमेंट जो हमें मिला है ना, कि ओके लाइफ प्रेशियस है, बहुत वैल्यूबल है, और अगर हम और उसको ईच मोमेंट को एंजॉय करके जिए तो फिर बहुत मज़ा आता है। तो यही गिफ्ट है बीइंग माइंडफुल, बीइंग प्रेजेंट का। तो ये नहीं है कि हमें जब कोई परेशानी आए तभी माइंडफुल होना है, हमें हमेशा ही उसी स्टेट में रहना है, ऑटो पायलट पे अपनी लाइफ को छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल। और एक्चुअली अब देखेंगे ना कि यूजुअली जब हमें परेशानी होती है तो हमारे लिए माइंडफुल होना मुश्किल होता है, क्योंकि आप तब टोटली ना परेशानी के बीच में आपके थॉट्स और इमोशंस दबे। माइंडफुल होने का जो प्रैक्टिस होता है, जब चीज़ें सामान्य हो, नॉर्मल हो या अच्छा हो, तब और मज़ा भी आता है माइंडफुल होना, प्रेजेंट होना। पर जब आप वो करते रहेंगे तो जब परेशानी आएगी तभी भी आप प्रेजेंट और माइंडफुल होंगे। सो ये एक आपका वे ऑफ लाइफ होता है हमेशा के लिए, है ना। चाहे चीज़ें तो देखिए, चीज़ें तो ऐसे ही फेजेस में आएंगे, वो तो फेजेस में अप्स होगा, डाउन्स होगा, फिर अप होगा, डाउन होगा, आपका होल लाइफ ऐसे ही हमारा जाने वाला है। बट हम उसको कैसे चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं, चीज़ों को कैसे हम आइदर हम दो हमारे पास कोई भी अगर इवेंट होता है, कोई भी अगर चीज़ हो रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अब देखेंगे, या तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, चाहे आप खुश नहीं भी हैं मेरे साथ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अचानक पता चला कि मुझे कुछ बीमारी हो गई, तो ये कोई अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, नहीं। लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और या
आप उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। क्योंकि आप एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि आप बदल तो सकते नहीं हैं। बिल्कुल, यही उसका ये है। सो पर लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लाइफ को कैसे जीते हैं? उसको रेजिस्ट करके, विरोध करके, ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बीमारी आए, अरे मैं तो बहुत हेल्दी खाता हूँ, मैं तो जिम जाता हूँ, ये करता हूँ, सब करता हूँ, मुझे कैसे बीमारी हो सकती है? तो कैसे और कब का कोई आंसर नहीं है ना, वो तो हो गया है आपके पास, वो आपको ये हो गया। बट आप उसको एक्सेप्ट जब करते हैं तो आपका जो एनर्जी है उसको रेजिस्ट करने में नहीं व्यतीत होता है। आपका फिर जो एनर्जी होता है इसकी अब क्या करें। ठीक है, मुझे ये बीमारी डायग्नोस हुआ है या कुछ ऐसा एक प्रॉब्लम आ गया है, इसके लिए मुझे बेस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, नो। तो सो वही तो आप कहीं भी आप देखेंगे हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन है। चीज़ों को चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई भी चीज़ घटना अगर घटती है, आई कैन आइदर एक्सेप्ट इट, स्वीकार करें, या अस्वीकार करें, रेजिस्ट करें। पर इन दो एक्शन के बीच में हमारा सारा लाइफ है। एंड अगर हम चीज़ों को और एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा लाइफ और आई वुडंट से कि आसान नहीं होता है, लेकिन उसमें एक लाइटनेस आती है, वो भारीपन या तनाव में हम नहीं रहते क्योंकि हम चीज़ को अभी मैं अगला सवाल, जो माइंडफुल मेडिटेशन का आप प्रैक्टिस करने के लिए बताते हैं, उस पर पूछने वाली थी। लेकिन अभी आपने जो बात कही, मैं यहाँ पे पूछना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आप रेसिस्ट ना करें, उसे होने दें। तो उसे होने देने का कितना लंबा होता है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका रोना आ रहा है तो आप रोएं, या आप परेशान फील कर रहे हैं तो आप परेशान हो लें। बिल्कुल, देखिए दो चीज़ है कि हम अगर लाइफ को नहीं रेजिस्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करें, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये मतलब नहीं है कि हम हार मान रहे हैं। एक्सेप्टेंस इज नॉट रेजिग्नेशन। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान गए, ओ मैं तो अब बीमार हो गया और मुझे ये है, अब तो मैं जाने वाला हूँ, नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि एक इनर एक्सेप्टेंस है कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है, पर नेक्स्ट स्टेप है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वट एवर बेस्ट मेरे कैपेसिटी में जो भी है मैं उसको करूँ। सो इट डजेंट मीन कि हार मानना है। तो अगर आपके एक्सेप्टेंस में आपको दुख भी हो रहा है, इमोशंस भी आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हो रहे हैं, तो उसको भी नहीं रोकें, उसको फ्लो करने दें। लेकिन आप देखेंगे व्हेन आप रेजिस्ट करना बंद करते हैं तो आपको और ज़्यादा एनर्जी मिलती है उस चीज़ को सामना करने के लिए, उसको फेस करने के लिए। तो वो एक पावर है, हमारे सब में है वो पावर। सब में है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं ना, रेजिस्टेंस ज़्यादातर हमारे थॉट्स में होते हैं। आप देखेंगे फॉर एग्जांपल कुछ भी हुआ, सपोज एक कोई, मैं जा रहा था, कोई वहाँ से कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, या नहीं ट्रैफिक जाम है ना, मॉर्निंग टाइम में आप जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम, ठीक है, तो आप लेट हो गए, ऑलरेडी आप लेट थे, और अब देखेंगे अब तो मैं आधा घंटा लेट हो गया, तो वो रेजिस्टेंस मेरे माइंड में चालू हो जाता है, ये क्यों हो रहा है, अरे आज ही तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, अभी ये हो गया, ऐसे हो गया, एंड हम और ज़्यादा वर्कड अप हो जा रहे हैं और हमारे दिमाग थोड़ा बौखला रहा है। तो उससे अच्छा जो होना है वो होगा, फिर भी मैं आधे घंटे में ही पहुंचूंगा। अब आप बोलेंगे अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, तो फिर हम एक्शन ले सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम फ़ोन कर सकते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं लेट हो गया तो मैं रिसेप्शन में फ़ोन कर देता हूँ, प्लीज़ आप पेशेंट्स को बता दीजिए कि मैं जाम में फंसा हूँ, आधा घंटा लेट होऊंगा, एंडोस्कोपी में बता दीजिए कि आधा घंटा। तो जब मैंने सब कुछ बता दिया तो लोग तो समझ जाते हैं ना कि हाँ भाई ये जेन्युइन है, इन्होंने इन्फॉर्म भी कर दिया, तो ठीक है। पर अगर हम कुछ नहीं करें और सिर्फ सोचते रहे मेरे साथ क्यों हुआ, आज के दिन क्यों हुआ, अगर हम रेजिस्ट करने लगते हैं देन फिर हम सफ़र करने लग जाते हैं, हम वहीं रुक जाते, स्टक हो जाते हैं। हाँ। मेडिटेशन कैसे करते हैं, माइंडफुल मेडिटेशन कैसे करते हैं, और ये क्यों ज़रूरी है? अगर हम माइंडफुल हैं उसके बाद फिर मेडिटेट भी क्यों करना है? हाँ, उससे तो क्या फ़ायदा है? क्या है कि बाय नेचर, जैसे मैंने शुरू में बताया, बाय नेचर हम लोग ऑटो पायलट मोड में ही रहते हैं, है ना, मैकेनिकल ऑटो मोड में ही रहते हैं। और टू कम टू दैट स्टेट ऑफ माइंडफुल मोड हमें एक प्रैक्टिस ज़रूरी है।
है ना। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें अपने बॉडी की फिटनेस चाहिए तो भले ठीक है हम स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं, हम लिफ्ट नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मुझे फिट होना है तो मैं सीढ़ी के बदले मैं सीढ़ी यूज़ करूँगा, लिफ्ट नहीं करूँगा, और जहाँ तक पॉसिबल हुआ मैं चलूँगा रादर दैन कि बैठे रहूँगा। लेकिन फिर भी हमें वो आधा घंटा 45 मिनट्स जिम वाला तो टाइम या जॉगिंग का या एक्सरसाइज का चाहिए, तभी वो किक स्टार्ट करता है। तो इसी तरह से इसको एक वे ऑफ लाइफ बनाने के लिए वो प्रैक्टिस ना काफ़ी हमें हेल्प करते हैं। अब वो प्रैक्टिस करना जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है। उसमें क्या करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली हमें एक बेस या एंकर जिसको हम बोलते हैं चाहिए, जो हमें प्रेजेंट में ले आता है। और हमारे लिए सबसे आसान है जो कि हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कभी भी पास्ट और फ्यूचर में नहीं है, हमारे सांसें जो है वो तो इस मोमेंट में है। तो यूजुअली जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं द बेस्ट वे इज़ कि अपने ब्रेथ को फॉलो करें। अब ब्रेथ क्योंकि प्रेजेंट में रहता है, तो जब भी हम सोचे हम बैठे हुए ब्रेथ को फॉलो कर रहे हैं, फिर क्या होता है, थॉट्स आने लग जाते हैं, है ना। आप बैठे हुए प्रेजेंट में ब्रेथ को फॉलो करें, कुछ ये क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा सेइंग है ये एक ज़ेन मास्टर का कि आप अपने सामने और पीछे के दरवाजे को खुला रखें, थॉट्स को आने दे और चले जाने दे, उनको चाय पे मत बुलाओ। मतलब है ना कि आप बैठे हैं, थॉट्स यहाँ से आया, अपना आया, इधर उधर किया, थोड़ा सा तंग किया, फिर हम वापस ब्रेथ में आए, वो देखा कि अच्छा चलो मेरी ज़रूरत नहीं है, वो पीछे दरवाजे से चला जाएगा। पर आप उसको साथ में एंगेज करेंगे, अच्छा थॉट्स इधर आ जाओ, चलो चाय पीते हैं, क्या हाल चाल है, तो वो बैठा रहेगा और पूरा दिन आपका खा लेगा। तो मैं आपको अभी 1-2 मिनट का प्रैक्टिस हम लोग साथ में कर सकते हैं ना। इसमें यही है कि जो अपना नॉर्मल ब्रीदिंग है, जैसे आइदर अपने नोज से ब्रेथ को फील करें, या जो चेस्ट या एब्डोमेन के मूवमेंट्स जिससे भी आप फील कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग मैं बोलूँगा ब्रीद इन एंड आउट, तो आप जस्ट उसको आराम से, और इसमें ये नहीं कि हमें कोई डीप ब्रेथ या लेना है, नॉर्मल ब्रीदिंग है ना। फिर अगर थॉट्स आ रहे हैं तो उसको रोकना नहीं है ना। जैसे हम बैठे हैं, सोचे हम ब्रीदिंग में हैं, फिर कुछ थॉट्स आए तो उसको ना तो रोकना है, ना उसके पीछे भागना है। प्रॉब्लम एक्चुअली कोई भी मेडिटेशन या माइंडफुल प्रैक्टिस में ये होता है कि लोग सोचते हैं कि हमें थॉट्स को बिल्कुल दबाना है। और जब थॉट्स आते हैं तो हमें लगता है कि अरे नहीं थॉट्स नहीं आना चाहिए, मैं कुछ गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ। नहीं, थॉट्स तो आएंगे, ये उनका काम है। हमें बस ये है कि उसको एंगेज नहीं करना है, हमें जस्ट अपने अगेन बैक टू द ब्रीदिंग। ठीक है, तो अभी उसको करते हैं, जैसे लोग भी फॉलो कर सकते हैं, हम लोग भी 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, जैसे भी आप बैठे हैं जस्ट कंफर्टेबली बैठे जी। एंड शुरू करने के पहले जस्ट फील करें अपने बैक को सोफ़ा में, अपने पैर को फील करें ग्राउंड में, जस्ट कि अवेयर हो कि आप बैठे हुए हैं। बहुत बार हम पूरा दिन कुछ ना कुछ करते पर हम अवेयर भी नहीं है कि हम बैठे हैं या खड़े हैं। तो जस्ट आधा सेकंड ले, 1 सेकंड, जस्ट टू रियलाइज़ दैट यू आर सिटिंग। उसके बाद हम अपने नॉर्मल ब्रीदिंग पे आते हैं, जहाँ भी आपको फील हो, चाहे नोज से या चेस्ट से या एब्डोमेन से, सिंपली ब्रीद इन एंड आउट। सो जस्ट ब्रीद इन, आउट, इन, आउट। जैसे आप कंफर्टेबली बैठे हैं वैसे ही बैठना है एंड जस्ट अपना अटेंशन जो है वो ब्रीदिंग पे देना है। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको ना तो रोकना है, रोकना भी नहीं है, और ना उसके पीछे जाना है। तो जस्ट ब्रीद इन, आउट, इन, आउट। जो भी थॉट्स या सेंसेशन या कोई भी अगर आवाज़ भी आ रही है, जस्ट जैसे है उसको अलाउ करना है। आप वापस हमेशा कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वापस अपने ब्रीदिंग इन, आउट, इन,
बेसिकली हम जब भी हमने ब्रेथ को के पास आते हैं तो हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। कोई भी थॉट्स डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप वापस अगेन अपने ब्रीदिंग पे आए, बिल्कुल कंफर्टेबली जैसे भी बैठे हैं, जस्ट ब्रीदिंग इन एंड आउट, इन एंड आउट। कोई भी सेंसेशन हो रहे हैं या पैरों को थोड़ा फोल्ड करना है या कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, एंड वापस अपने ब्रीदिंग में। अब धीरे धीरे जस्ट अपने हाथ को रब करके हम अपने आँख खोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये आपको जस्ट अपने साथ एक तरह से ये एक इनविटेशन है कि आप अपने साथ बैठिए अपने ब्रीदिंग के साथ, कि मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, प्रेजेंट हूँ, मौजूद हूँ इस समय। मेरा ब्रेथ हमें प्रेजेंट में ले आ रहा है। ब्रेथ को हम इसलिए फोकस करते हैं कि वो हमें प्रेजेंट में ले आ रहा है। थॉट्स आ रहे हैं या कुछ भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकते हैं। वापस आप अगेन प्रेजेंट में आते हैं। काम सी फीलिंग आती है। एक फीलिंग आप बताइए कैसा आपको लगा? हालांकि 2 ही मिनट थे, हाँ है ना? मतलब ऐसा लग रहा था कि डीप, ऐसे जैसे हल्का सा आप कहीं डीप सा जा रहे हैं और ऐसा मन कर रहा था यहीं रहना। तो यही है, और यही एक्चुअली हम लोग को सुकून भी तभी मिलती है जब हम अपने साथ इस मोमेंट में रहते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम नॉर्मली, अगेन आई वुड से 90% ह्यूमंस, हम अपने साथ बैठ भी नहीं सकते है ना, क्योंकि आप देखेंगे अगर आपको बोले कि खाली बैठो तो या तो आप तुरंत बोर हो जाएंगे, या टीवी ऑन करेंगे, या फ़ोन में किसी से बात करेंगे, या आजकल इंस्टा कोई रील देखेंगे, क्योंकि हमें अपने आप से एक तरह से थोड़ा डर लगता है कि अरे हम बैठेंगे तो बड़े सारे थॉट्स आएंगे, बड़े सारे इमोशंस आएंगे, हम फिर उसको कैसे झेलें, क्योंकि हमें आदत नहीं है। पर एक बार जब ये प्रैक्टिस, और इसीलिए जो आपका क्वेश्चन था ना, क्यों ये प्रैक्टिस करना है, जब एक बार आपको इसका स्वाद मिलेगा, जो टेस्ट है अपने आप के साथ बैठने का, तो आप देखेंगे कि उससे अच्छा आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तो क्या डॉक्टर ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन जो होते हैं, ये उसकी पहली सीढ़ी है माइंडफुल होना और ये मेडिटेशन? हाँ नहीं, बिल्कुल। ये एक्चुअली जो कोई भी आप अगर देखें स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी, चाहे फॉर एग्जांपल मंत्रा मेडिटेशन हो, मंत्रास भी जो है ना वो साउंड के वाइब्रेशंस है ना, वो भी आपको प्रेजेंट में ही ले आता है ना। और कोई भी अदर मेडिटेशन, चाहे आप कोई भजन भी सुन रहे हैं, वो भी आपको दो भजन पर आप फोकस कर रहे हैं, आपका अटेंशन जा रहा है, वो भी आपको प्रेजेंट में ले आता है। तो और आप देखेंगे, देखिए जो माइंडफुलनेस जो प्रैक्टिस है ना, उसको एक्चुअली वो क्यों ऑल ओवर द वर्ल्ड माना गया है, क्योंकि वो एज सच स्पिरिचुअल या रिलीजियस नहीं है। उसमें वो कोई भी रिलीजन को आप नहीं बोल सकते, कोई भी कर सकता है। अगर आप चाहें तो जैसे आपने कहा कि इसको एक सीढ़ी बना के, है ना, आप स्पिरिचुअलिटी में और आप ऊपर आ सकते हैं। पर अगर आप चाहें कि सिर्फ मैं थोड़ा कामनेस के लिए, अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए चाहता हूँ, ताकि मैं और ज़्यादा फोकस कर सकूँ, क्योंकि फोकस में भी हेल्प रहता है ना, क्योंकि आप अपने प्रेजेंट में फोकस कर रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं। तो उसकी खूबी यही है कि ये टोटली सेक्युलर है, कोई रिलीजन को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग इट। तो इसीलिए आप देखेंगे जो मोस्ट ऑफ द जो ये बड़े बड़े कंपनीज है, चाहे गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है, वो लोग एक माइंडफुलनेस काइंड ऑफ सेशंस उन लोग के रेगुलरली होते हैं, क्योंकि वो आपके वर्क में भी हेल्प करता है, आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। बहुत सारे अभी पेपर्स निकल गए हैं कि कैसे माइंडफुल होके आप और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, एफिशिएंट हो सकते हैं, प्रोडक्टिव हो सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हो सकता है स्पोर्ट्स में, लगभग हर स्पोर्ट्स में, है ना, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर जैसे क्रिकेट में, है ना, आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार ने वो कैच वहाँ से बाउंड्री से पकड़ा, फिर बॉल को अंदर किया, ही किया। तो दिस इज ऑल माइंडफुलनेस। आप टोटली प्रेजेंट है, फोकस्ड है,
अगर उस समय वो सूर्य कुमार सोचने लग जाए कि अरे अगर ये कैच छूट गया तब तो वर्ल्ड कप बाहर, तब वो तो कैच तो छूट ही जाता। हाँ। पर वो टोटली फोकस्ड है। तो स्पोर्ट्स में माइंडफुलनेस का बहुत रोल है। ये लोग कोचेस भी रखते हैं इस तरह बिल्कुल के। कोचेस रखते अभी हैं जो कि हाँ जी, जो एक चेस चैंपियनशिप, यस वर्ल्ड चेस चैंपियन बिल्कुल जो हुए बिल्कुल हैं वो उनके, गुकेश हाँ है ना, तो उनके उसने वो हैं ये जो बोला इंडियन क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं, वो बाहर से हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, तो हाँ, वो हाँ। ही उनको कोच कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ हाँ पैडी, उपटन पैडी उसका Yes, नाम है yes, ना, वो जी। साउथ अफ्रीकन है। जी, जी, और जी, उसने हाँ। ये और उसके मैंने ये पैडी के बहुत सारे इंस्टा रील्स भी देखे। हाँ। तो उसमें बहुत चीज़ वो फोकस करवाते हैं उसी पे अबाउट द बोलते प्रेजेंट हैं मोमेंट, वो है ना, वो भी उसी पे। माइंडफुलनेस जैसा ही कुछ बिल्कुल प्रैक्टिस करते सो आप हैं। देखेंगे। अच्छा देन क्रिएटिविटी में जब हम, आप सोचिए सबसे ज़्यादा क्रिएटिव कब होते हैं आप, है ना, सबसे अच्छे आइडियाज़ थॉट्स कब होते हैं, जब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं एंड प्रेजेंट है ना। एक इंटरव्यू मैंने अपने इंस्टा रील में भी डाला था, आलिया भट्ट ने कमेंट किया था कि वैसे उनका नेचर है कि बहुत रेस्टलेस रहती है ना, क्योंकि उनको थोड़ा वो है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, है ना, उन्होंने बताया था। तो बट वो बोलती है जब वो कैमरा के सामने आती है तो बिल्कुल प्रेजेंट होती है। तो एक्चुअली जो एक्टिंग जब करती है ना, तो वो एक तरह से उनके लिए वो एक माइंडफुलनेस सेशन है, एंड दैट इज़ वाई वो उसको एंजॉय करती है। तो आप देखेंगे हर स्फीयर में माइंडफुलनेस हम अपने आप अपने उसमें ला सकते हैं उसको। अभी मैं माइंडफुलनेस की जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है वो पूछना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आखिरी सवाल माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से रिलेटेड। अगर हम माइंडफुल हो गए हैं, हम मेडिटेट कर रहे हैं, हमारी काम में और हमारी पर्सनल लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो माइंडफुल हो के कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और कमज़ोर हो जाएंगे और लोग हमारा फ़ायदा उठा लेंगे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। कभी कभी ना जब लोग मेडिटेशन या माइंडफुलनेस के बारे में सोचते हैं, बोले अरे इससे एक तो मेरा एक वो पैशन ख़त्म हो जाएगा, लोग कभी कभी सोचते हैं। दूसरा कि लोग मेरा फ़ायदा उठाने लगेंगे। हाँ। मतलब मैं फिर रिएक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, गुस्सा भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ। तो ये बिल्कुल गलत है। माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं कि आप एक वो बन गए, एक पुतला टाइप का बन गए, नहीं। हाँ, और डिटैच भी हो सकते हैं लोगों से। लोग हाँ detachment भी है। लेकिन एक्चुअली मैंने ये देखा है जब से, और ये मैंने रिचा के साथ भी वो पूछी थी या बात हुआ था। अच्छा। मैंने कहा कि माइंडफुलनेस, हाँ उन्होंने ये बोला कि मेडिटेशन के इसमें लोग थोड़ा डिटैच हो जाते हैं, आपका क्या ये है जी। थॉट्स। मैंने कहा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि मैं लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट हो गया, और ज़्यादा, बिकॉज यू रियलाइज कि हम लोग सब एक समान हैं, हम लोग सब कनेक्टेड है, सबके थॉट्स और डिज़ायर्स लगभग सिमिलर हैं, है ना। तो जब हम और ज़्यादा अवेयर और प्रेजेंट होते हैं तो हम दूसरों के प्रति एम्पैथी भी फील करते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी जिज्ञासा भी रहती है। सो वी गेट कनेक्टेड टू अदर पीपल मोर। और मैंने तो यही देखा है कि डिटैच के बदले में, और पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे अटैच हो रहे हैं, पर आप लोगों को और ज़्यादा लोगों के करीब आ सकते हैं। दूसरा कि ये बिल्कुल भी नहीं, एज जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे नर्सेस है, सिस्टर्स है या टेक्नीशियंस मेरे साथ काम करते हैं। कभी अगर उनसे भी गलती होती है, कुछ होती है, तो फिर मैं डांटता हूँ। मैं बिल्कुल उन पे ये कहता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है एज ए डॉक्टर कि अगर कहीं कोई गलती कर रहा है, अगर मैं नहीं करूँ तो देन मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा हूँ। तो बिल्कुल कभी कभी ये होता है। बाद में कभी मेरे टेक्नीशियन बोलते अरे डॉक्टर साहब आज तो आप गुस्सा हो गया, पहली बार देखा या कुछ देखा। मैं बोला फिर, लेकिन उसमें एक फ़र्क है, वो जो गुस्सा है वो एक टेम्पररी समय, क्योंकि उस समय के लिए था और आपको कुछ बताना था, और आपने किस ढंग से बताया उसमें भी फ़र्क है। आप अच्छे से समझा के एक तरह से, लेकिन फर्मली बोल रहे हैं। और जब वो इंसिडेंट हो गया, आप आधे घंटे बाद नॉर्मल है। पर नॉर्मली जब हम गुस्सा होते हैं तो क्या होता है कि वो गुस्सा आपको, मतलब वो 2 दिन तक भी, आप जब भी उस पर्सन के को देखेंगे तो आपको लगेगा अरे इसने वो गलती की है। पर माइंडफुलनेस में ये फ़र्क है, उस मोमेंट के लिए आपने एक रिएक्शन दिया जो ज़रूरी था, अप्रोप्रिएट था, उस समय के लिए था। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब उसको पूरे दिन आप कैरी कर रहे हैं। बस आपने दिया, छोड़ दिया, है ना, फिर आप अपने नॉर्मल इसमें गए। तो जो आपका क्वेश्चन था कि क्या हम ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं,
आप जैसे हैं आप वैसे रहेंगे, आपके व्यवहार में चेंजेस बहुत आएंगे, लोग नोटिस भी करेंगे, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव सब कुछ बोलेंगे अच्छा क्या हो गया, और लोग आपको देख के बोलेंगे। कभी कभी ये जैसे कुछ मैं अपने फ्रेंड्स या किसी को बताता हूँ और वो करते हैं, बोलते हैं, अब मेरे लोग मुझसे पूछे क्या कर रहे हो आजकल तुम, मैं भी करना चाहता हूँ। कुछ चेंजेस वो लोग देखते हैं हाँ। कि तो आजकल ज़्यादा खुश भी हो रहा है, और तुम पहले बात बात पे रिएक्ट करते थे वो नहीं कर रहे हो, तो उस तरह से है। बिल्कुल। डॉक्टर, जो आपने हम यहाँ बताना भूल गए हैं, तो आपने ये किताब भी इसीलिए लिख दी है, प्रिस्क्रिप्शन फॉर रेजिलियंस। यस, तो थैंक यू। तो ये जो आप एज अ डॉक्टर, तो हम लोग आरएक्स का वो प्रिस्क्रिप्शन का शॉर्ट फॉर्म होता है ना, तो एज अ डॉक्टर, एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मैंने इतने सारे प्रिस्क्रिप्शन लिखे हैं, ये रेजिलिएंट के लिए, पर ये मेरे सबसे करीब है, ये वाला जो है जिस पे ये मैंने बुक लिखा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ हैं जो अबाउट लाइफ, अबाउट डेली लिविंग, अबाउट हैप्पीनेस, अबाउट क्रिएटिविटी, हैबिट्स, ये सब। और जब इंग्लिश वर्जन आया तो बहुत सारे, कुछ मेरे पेशेंट्स भी थे, कुछ मेरे और जाने वाले थे, वो बोले कि डॉक्टर साहब मैं तो हिंदी में ही पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो इसका हिंदी, तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी निकला, ये अभी कुछ महीने पहले ही आया, तो ये है। सो आई वुड से आप आई थिंक कुछ पार्ट शायद पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, तो मैंने किताब पढ़ ली है। अच्छा, आपने पूरी पढ़ लिया? हाँ, बहुत बढ़िया। और आपने जिस तरीके से हर एक, मतलब सेल्फ हेल्प बुक जितनी भी होती है उनमें एक चीज़ रहती है कि उसमें आप डिस्क्राइब करते जाते हैं वो कि ये है ऐसे ऐसे। आपने इसमें उस चीज़ का तरीका बताया है बाद में कि आपने ये करनी है, एक तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए आपने होमवर्क दिया है उसमें, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो मैं चाहता भी था कि ये सिर्फ एक मेरा तो एक जर्नी है, और जो भी मैंने ये किया, पर मैं चाहता था कि लोग जो पढ़े वो कुछ लेके जाए। तो कभी कभी तो बहुत सारे जो लोग रीडर्स हैं वो लोग बताते हैं कि आपके प्रैक्टिसेस है, मैं बार बार उसी को फॉलो करती हूँ, बीच में जब कुछ भूल जाती हो तो मैं उस प्रैक्टिस वाले चैप्टर को देख लेती हूँ, तो उसमें 2-3 सिंपल पॉइंट्स है, यही सब जो हम लोग अभी डिस्कस किए कि कैसे हर मोमेंट को कैसे हम और माइंडफुली और नोटिस करके हम कैसे उसको जिए। हमारे यहाँ पोएट्री में ऐसा कहते हैं डॉक्टर कि अगर आपको एक शेर लिखना है तो आपको 10,000 शेर किसी दूसरे के याद होने चाहिए, आपने पढ़े होने चाहिए। तो सेम चीज़ जो है बुक के साथ आती है। कोई बुक लिखना इतना आसान काम नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ कि किताब जो है आपके दिल के खून से लिखी जाती है। बिल्कुल सही है। आप जब भी उसे लिखते हैं, आप कोई भी टॉपिक पे लिख रहे हो, और ये किताब तो आपने जैसे बताया अभी पहले पॉडकास्ट से कि आपके पेशेंट के साथ कोई ऐसा घटना हो गई थी और आपने तब ये, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप थोड़ा सा? नहीं, बिल्कुल। वो मैंने इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर में ही वो मैंने लिखा था कि ब्रोकन ओपन, यानी दिल टूटना, क्योंकि एक बेहद ट्रेजिक इंसिडेंट था। लेकिन डॉक्टर सॉरी, मैं नहीं, आप बताएं। हाँ, अब शायद पूछना चाह रहे होंगे कि डॉक्टर्स के साथ तो ऐसे होते हैं ना। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा आम है, लेकिन फिर भी ये नियति ऐसी है कि हाँ, आप हर किसी को नहीं बचा सकते हैं, है ना? वो भी मैं आपको उसका रीज़न बताऊंगा। तो ये जो एक इंसिडेंट था, ये एक कुछ साल पहले की बात है। एक एंडोस्कोपिक सर्जरी होता है जो जिसको हम ERCP बोलते हैं, है ना, जो हम लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं। तो मैंने किया था, वो प्रोसीजर भी ठीक था, लेकिन पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए, और उसके बाद उसको करेक्ट करने के लिए सर्जरी भी हुई, है ना, लेकिन समाओ पेशेंट को एक के बाद एक कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए। 2-3 वीक वो थी वेंटिलेटर में थी, एंड फिर फाइनली उसे हम बचा नहीं पाए। उसका एक छोटा यंग लड़का भी था। अब एक्चुअली ये तो मैंने बुक के चैप्टर का शुरुआत ये किया, बट एक्चुअली जर्नी मेरा उससे पहले ही चालू हो गया था। ये जो प्रोसेस, जैसे मैंने कहा, एकर्ट टोल का बुक भी पढ़ा था, फिर मैं माइंडफुलनेस शुरू कर दिया था, मेडिटेशन, और कुछ इंसिडेंट्स पहले भी हुए थे। कोई सडन किसी फैमिली मेम्बर का डेथ हुआ, और ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए जहाँ मैंने सोचना शुरू कर दिया था लाइफ के बारे में, क्या होता है लाइफ का, रियलिटी क्या है, हैप्पीनेस क्या है, ये सब के बारे, ये चीज़ें थे। लेकिन क्योंकि काम था
तो मैं वापस फिर काम में आता था, लगता था चलो बाद में ये सब के बारे में सोचेंगे। अब ये जब इंसिडेंट हुआ तो समहाउ ये मुझे ना बहुत हिला के रख दिया था। क्यों, ये मैं आपको कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो कि आपको टोटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। और मैं वो इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कि मुझे लाइफ को डीपली एक्सप्लोर करना है, मुझे जानना है कि क्या एक्चुअली रियलिटी है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या इल्यूजन है, क्या परमानेंट है। और तब काम भी मैं कर ही रहा था, ऐसे नहीं कि मैं करके बैठा, पर बहुत सारी टीचर्स से मिला, मैं काफ़ी बुक्स पढ़े, अपने मेडिटेशन किए, और इन सब के बीच में कुछ आंसर्स मुझे मिलने लगे, है ना, कुछ क्लैरिटी आई। तो जब एक स्टेट के बाद मुझे लगा कि उसको मैं लोगों के साथ शेयर करूं, तो ये बुक बना। और जो भी मेरे आई वुड से, और अगर मैं एक नट शेल में, संक्षेप में अगर मैं बोलूं कि इन सब का क्या काइंड ऑफ तोड़ है, वो यही था कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो बहुत सारे इमोशंस थे, बहुत दुख था, डिस्पेयर था, हेल्पलेसनेस था, गिल्ट भी था, कि कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं किया, कोई और करता तो शायद होता ठीक। ये सारे इमोशंस को मैं पूरी तरह से फ्लो में करने दिया। क्या होता है, अब देखेंगे, जब भी हमें ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं ना, हम उसे फेस नहीं करते, हम ट्राई करते हैं डिस्ट्रैक्ट करें, उसको हटाए, अपना ध्यान कहीं और लगाए। नॉर्मली अगर आप थोड़ा इरिटेट फील कर रहे हैं या थोड़ा गुस्सा फील कर रहे हैं तो आप उस गुस्से को महसूस नहीं करते हैं, आप कुछ और काम में कहीं और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। पर आई रियलाइज कि जब तक कि मैं पूरे इमोशंस को फ्लो नहीं करने दूंगा, तब तक मैं इसको ट्रांसेंड नहीं कर सकूँगा, यानी इसके आगे मैं नहीं निकल पाऊँगा। और वही हुआ, और मैंने ऑफ कोर्स वो एकदम पॉडकास्ट में पूरा कहना बड़ा मुश्किल है, पर वो मैंने बुक में लिखा भी है कि जब मैं ये सारे इमोशंस को पूरे तरह से प्रेजेंट होके जब एक्सपीरियंस किया, तो उसके इर्द गिर्द मुझे एक बहुत वास्ट स्पेस भी नज़र आया, है ना। जब आप किसी बहुत बड़े मुकाम पे या बहुत ज़िम्मेदार मुकाम पे होते हैं, तो आपको अपने जो पर्सनल फीलिंग्स हैं उनको कंट्रोल में रखना सिखाया जाता है, या आप बहुत गार्डेड होते हैं। बिल्कुल। वो आपकी काम की मांग भी होती है, क्योंकि आप अपने टीम के लीडर हैं, तो आप वहाँ पे वो नहीं हो सकते, बिखर नहीं सकते। और वैसे भी जब आप ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं तो बहुत कम लोग आपके पास ऐसे होते हैं जिनके सामने आप खुल सकें और इसे कह सकें, हाँ ये गलती मुझसे हुई है, या गलती भी नहीं कहेंगे कि हाँ ये फीलिंग आ रही है मुझे कि मुझसे गलत हो गया है, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है और मैं ये ऐसा नहीं चाहता था, मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन ये भी नहीं हम कह पाते हैं कि हमने बहुत कोशिश की और हम नहीं कर पाए, हम मतलब शेयर नहीं करना चाहते हैं इस चीज़ को आम लोगों के लिए। तो आप कहते हैं, मैं चाहती हूँ आप डॉक्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो फीलिंग आप ही समझ सकते हैं। मान लो किसी की कोई सर्जरी में इस तरह का, किसी और डॉक्टर की ऐसी सर्जरी में कोई ऐसा मिसहैप है या हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो ऐसी स्टेज पे होते हैं और हर कोई ये इतना माइंडफुल होके और बुक लिख दे नहीं भी हो सकता, और वो गार्डेड है मान लो, तो कैसे करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत ही अच्छा। और इस बुक के बाद बहुत सारे डॉक्टर्स, मेरे कोलीग्स हैं, कुछ सीनियर्स भी, उन्होंने कहा कि इसके बारे में, ये हमारे लाइफ का एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारा डर, हमारा सैडनेस, पर कभी भी डॉक्टर्स इस पे बात नहीं करते हैं। एंड उन्होंने मुझे मतलब एक तरह से बहुत थैंक किया कि मैंने ये लिखा, और ये बहुत सही बात है, क्योंकि क्या है कि एज डॉक्टर्स हमें, ये हमारा ट्रेनिंग का पार्ट होता है, अच्छा, है ना, एक तरह से है, क्योंकि ऑब्वियसली हर केस के बाद, हर डिफीट के बाद, हर लॉस के बाद, हर डेथ के बाद, तो हम अगर एकदम विचलित हो जाए तो हम कैसे काम करेंगे, हम नेक्स्ट डे कैसे उठ के फिर किसी को सर्जरी करना है, किसी को मेडिसिन देना है, कुछ देना है। लेकिन ये भी मैंने ये किया, और उसके बाद काफ़ी सेशंस डॉक्टर्स के साथ भी लिया था कि जो हमारी वल्नरेबिलिटी है, यानी जो हमारा एक तरह से, जिसको हम जो भी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने का जो एबिलिटी, वो हम बोल सकते हैं वल्नरेबिलिटी है, वो एक्चुअली हमारा स्ट्रेंथ है। और अगर जब इस दौरान भी ना, जब ये पेशेंट के साथ में था,
तो क्योंकि मैं चाहता था कि किसी भी कीमत में पेशेंट को बचाऊं, तो मैंने काफ़ी डॉक्टर्स, अपने कोलीग्स, कुछ सीनियर्स, कुछ अपने कोलीग्स से बात किया कि देखो ऐसे हुआ है, मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं, कैसे बचाऊं। फिर उन सब के साथ बहुत लोग ने कहा कि अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ये है। फिर कुछ कोई अपने तरह के टिप्स दिए या कुछ पॉइंट्स बताए कि ऐसे ऐसे करें। एंड देन आई रियलाइज कि एक्चुअली जब हम वल्नरेबल होते हैं, जब हम अपने फीलिंग शेयर करते हैं, तो दूसरे हमसे करीब आ जाते हैं। और डॉक्टर्स को भी मैं यही कहना चाहता हूँ, और यही बुक के द्वारा भी है, कि बहुत बार आपकी फीलिंग्स आप हर किसी से नहीं शेयर कर सकते हो, लेकिन कोई ट्रस्टेड फ्रेंड, ट्रस्टेड आपके डॉक्टर कंपेनियन है, उसके साथ ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। एंड देन यू विल सी, आप सरप्राइज होंगे ये देख के कि औरों के साथ भी ऐसा कितने बार हुआ है और वो समझेंगे भी शायद। जब आप शेयर करते हैं तो दूसरा अपना जर्नी शेयर करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, अच्छा हुआ, तुम एक तरह से तुम बता रहे हो, मैं भी खुल के बता सकता हूँ। और ये तो खैर हमारा प्रोफेशन है, बट आप देखेंगे कहीं भी जब हम अपने इनर फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ, तो हम और ज़्यादा उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जी, तो यानी कि एक डॉक्टर को भी वल्नरेबल होने का हक है, बिल्कुल, कम से कम अपने दोस्तों के, बिल्कुल, और अपने जो भी जिससे आप करीब हैं। और एक बहुत अच्छा टेड टॉक है ना, द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी, है ना, ये ब्रेने ब्राउन का, इसको मैंने एक कमेंट किया है जी। तो वल्नरेबिलिटी को एक्चुअली हम लोग अपना वीकनेस मानते हैं। अच्छा, हमें लगता है कि अगर हम अपने इमोशन शेयर करेंगे, अपने इमोशंस दिखाएंगे, तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। पर उसमें उन्होंने दिखाया और बहुत अच्छी तरीके से ये किया कि कैसे हमारा वल्नरेबिलिटी हमारा स्ट्रेंथ होता है। और लेडीज़ जो हैं खासकर शुरू से बाय नेचर वल्नरेबल रहते हैं ना, वो अपने इमोशंस को छिपाते नहीं हैं। जो भी होता है रो देती है, या जो भी फीलिंग्स है वो दिखा देती है, और ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है उनका। और जो पुरुष है, मेल्स है, वो जनरली बचपन से सिखाए कि आप अपने इमोशंस को नहीं है। बहुत सारे जो उनके जो वो गुस्सा है, जो एंगर है, या एडिक्शंस है, चाहे शराब या स्मोकिंग या ड्रग्स, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके इमोशंस दबे रहते हैं। और आजकल बहुत रिसर्च है जो शो करता है कि जब हम इमोशंस को दबाए रखते हैं तो वो कोई ना कोई बहुत बार बीमारी के रूप में आता है, बहुत बार एडिक्शन के रूप में आता है। तो इमोशंस को समझना, इमोशनल अवेयरनेस जो होता है, या इमोशनल इंटेलिजेंस, एक बहुत बड़ा पार्ट है। और मेरे हीलिंग जो जर्नी में इसका बहुत बड़ा सहयोग था। और वो यही माइंडफुलनेस ही है, बिकॉज आप जब सब चीज़ के प्रति अवेयर होते हैं तो आप अपने इमोशंस के प्रति भी अवेयर होते हैं, एंड यू रियलाइज कि इसे रोकना नहीं चाहिए। और फ्लो जितना करेंगे उतना ही वो आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। बहुत अच्छा। डॉक्टर, हमारे यहाँ ना ऐसा होता है, अगर कोई फैमिली फंक्शन है और वहाँ पे कोई हमारा जो है दोस्त या कोई रिश्तेदार डॉक्टर है और वो आ जाए तो सब बीमार हो जाते हैं। यस, बिल्कुल। और वो सब मुझे ये है, मुझे वो है, तो जैसे आप आए हैं तो हमें भी अपनी ना गेस्टों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स समझ में आ रही हैं, तो हम छोटे छोटे से सवाल वो पूछना चाहते हैं आपसे, और फिर इस पे आके हम और बात करेंगे। तो एक जैसा ऐसे कहते हैं कि जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन, तो खाने में ये कहते हैं कि गट हेल्थ जो है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो आपका दूसरा ब्रेन है। तो ये कैसे दूसरा ब्रेन है और ये कैसे अच्छी रही? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अभी एक्चुअली लास्ट जब मैं अभी करीब 18-20 साल से एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, पर लास्ट 5-6 साल से जो गट माइक्रोबायोटा है, जो गट के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो गट का एनवायरनमेंट है, उसको और ज़्यादा डिटेल में उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च। अरे अब तो हम भी जान गए हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है ना जी। और क्या होता है कि क्यों इसे सेकंड ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन और गट ये कॉन्स्टेंटली आपस में कम्युनिकेट करते हैं जी। जैसे हमारा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन का, उसी तरह से एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम है जो गट में है और पूरा गट को लाइन करता है। ओके।
और ये कॉन्स्टेंटली इनका एक तरह से वो कनेक्टेड रहते हैं अपने माइंड से, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो जब भी कुछ माइंड में स्ट्रेस या कुछ भी हो रहा है, कुछ इमोशंस हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो मैसेज जाता है गट को। अच्छा। और गट का अपना रिएक्शन होता है। इसलिए बहुत सारे जो बीमारियां हैं पेट की, IBS है, गैस्ट्राइटिस है, वो स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। दूसरा, अब और रिसर्च ये भी आ गया है कि क्योंकि गट भी ब्रेन के साथ कॉन्स्टेंटली तालमेल में है, तो जब हमारा जो गट बैक्टीरिया है, जो गट जिसको माइक्रोबायोटा है, जब वो बिगड़ जाती है तो उससे इवन मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो जाते हैं। तो गट को अच्छा, गट बैक्टीरिया को अच्छा अगर रखे, या गट को अगर हम अच्छे से ये करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि गुड अमाउंट ऑफ गुड बैक्टीरिया होना चाहिए, जो कि बहुत बार अपने फाइबर अलग से तो खैर सप्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन फाइबर में, फर्मेंटेड फूड्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, कर्ड, योगर्ट, ये सब में ये होता है। कहीं भी अगर हम बॉडी में, माइंड में स्ट्रेस रहता है तो उसका इफेक्ट बैक्टीरिया पे पड़ता है। तो ये सब में भी मेडिटेशन, माइंडफुलनेस अपने जो गट को भी हेल्दी रखता है। एंड बाकी यही चीज़ है कि अपना टाइम से खाना, फ्राइड, ऑयली, जंक फूड, ये सब चीज़, ये सारा चीज़ हमारे गट को हेल्दी रखता है। तो गट, ये बात सही है। और ये आई थिंक हम लोग इवन पुराने स्क्रिप्चर्स में भी था कि सब कुछ गट से ही जुड़ा रहता है। तो अब ये कहीं ना कहीं रिसर्च में खुल के भी आ रहा है। तो ये स्ट्रेस अल्सर है या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है, हाँ। ये स्ट्रेस की वजह से ही होती है या कोई और भी कारण? काफ़ी हद तक, मतलब जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसको अगर हम कॉमन वे में समझे कि जो पेट की परेशानियां है ना, जैसे बहुत बार होता है कि दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, या वॉमिटिंग हो रहे हैं, या इवन मोशंस की दिक्कत है ना, और आपके सारे टेस्ट नॉर्मल है, आपने एंडोस्कोपी किया, कोलोनोस्कोपी किया, अल्ट्रासाउंड, CT, MRI, सब कुछ किया, सब नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट्स को तो दिक्कत हो रही है, तो उसको हम लोग डायग्नोज करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एंड काफ़ी बार जब पेशेंट को कुछ हम एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, तब जाके उनका ये ठीक हो जाता है ना। तो ये जो है, पेट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे माइंड से रिलेटेड है। ओके। तो स्ट्रेस से बहुत सारी गट की बीमारियाँ होती हैं। स्ट्रेस से बहुत सारे होते हैं। और जैसे जब अभी एग्ज़ाम के जब टाइम जब होता है, फॉर एग्जांपल बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, ये हो, तो हमारे पास बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स आते हैं, उल्टी हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, पेरेंट्स भी परेशान है, टेस्ट में सब कुछ हो रहा है, नॉर्मल है, और फिर हम बोलते हैं जब सब कुछ आपने इवैल्यूएट कर लिया, सब ठीक है, तो मैं बोलता हूँ अब घबराइए मत, पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ एक बार इसका एग्ज़ाम हो जाए, फिर आप देखिएगा ठीक हो जाए। और ये बहुत बार होता है, फिर वो 2 वीक बाद आ गए एग्ज़ाम में और लड़का एकदम ठीक है, बच्चा ठीक है। फिर अगला सवाल यही था कि क्या बच्चों में भी स्ट्रेस बहुत आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बच्चों का अब एक तरह से, क्योंकि ये सब है, सोशल मीडिया से भी वो बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, उसका स्ट्रेस अलग है। देन ऑब्वियसली ऑल्दो आजकल मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हो गए है ना, और उनको उन पे उतना प्रेशर नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चा अपना खुद पे भी प्रेशर ले लेता है। तो मैं देखता हूँ एग्ज़ाम टाइम में ये बहुत कॉमन होता है। अच्छा, दूसरा, अगर कहीं ना कहीं फैमिली में पेरेंट्स के बीच भी अगर कहीं प्रॉब्लम होती है ना, कुछ हो रहे हैं, मे बी कभी लड़ाई झगड़ा है कुछ, तो उसका असर भी बच्चों पे पड़ता है, और उनको भी ये स्ट्रेस के कारण ना काफ़ी सारे पेट की दिक्कत होती है। कुछ छोटे छोटे से सवाल और पूछना चाहती हूँ बिल्कुल। एक कहते हैं फैटी लिवर, तो ये फैटी लिवर क्या होता है और इसके कारण और निवारण क्या है? हाँ, तो फैटी लिवर भी बहुत कॉमन अब हो गया है ना। फैटी लिवर, आई वुड से, उसका मतलब है कि लिवर में आपका फैट इकट्ठा हो गया ज़्यादा, 30% से ज़्यादा। फैटी लिवर में प्रॉब्लम ये है कि फैटी लिवर तो आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड अगर 10 लोग के कराएंगे तो 8 के होंगे, पर अगर उसमें लिवर एंजाइम्स भी बढ़े होते हैं, जो होता है लिवर एंजाइम्स है SGOT, SGPT, अगर वो भी बढ़े हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ फैट नहीं है, इन्फ्लेमेशन भी है, जिसको हम बोलते हैं NASH, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। मतलब सिर्फ फैट नहीं, इन्फ्लेमेशन है, और जहाँ इन्फ्लेमेशन होता है वो आगे जाके लिवर सिरोसिस भी कर सकता है। जैसे अल्कोहल, हम लोग सब जानते हैं शराब लिवर को नुकसान करता है और सिकुड़ जाता है, लिवर सिरोसिस होता है, पर उसी तरह सिर्फ फैट के कारण
भी लिवर सिरोसिस हो सकता है, अच्छा। है ना। तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ भी फैटी लिवर आया, अच्छा उसमें कोई सिम्टम नहीं होंगे, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तब हम लोग यही बोलते हैं आपका लिवर फंक्शन करे। और लिवर फंक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो खैर दवाई तो देते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी इसमें लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज, वेट का बहुत बड़ा रोल है, वजन। सबसे बड़ा जो कारण, अब अगर पूछ रहे कि फैटी लिवर क्या है, तो वो वेट है। जहाँ भी एक्स्ट्रा वेट हुआ वो लिवर में फैट है। तो वेट कम करना, एक्सरसाइज करना, जंक फूड, प्रोसेस फूड थोड़ा उसका एक नियंत्रण मात्रा में लेना, यही अगर ये सब हो जाए लाइफस्टाइल, तो चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाती हैं। अच्छा, तो फैटी लीवर आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों में मिल जाएगा आराम से, हाँ, तो फैटी कोई इतना लिवर परेशान नहीं करता है। अगर आपके लिवर फंक्शंस भी ठीक है, फाइब्रोस्कैन भी ठीक है, सिर्फ फैट है तो ठीक है, आपको खाली डाइट और एक्सरसाइज करना है। पर अगर साथ में लिवर एंजाइम भी बढ़ गए, तब उसको बिल्कुल आपको बहुत खतरे वाली बात हाँ, है। फिर आपको उसको बहुत ज़्यादा सतर्क होना होगा। ओके, और एक डॉक्टर, पेंक्रियाज कितना महत्वपूर्ण है और इसको मतलब इसका तो कैसे बचा पैंक्रियास, सकते हैं? जो भी हमारा डाइजेशन होता है, जो एंजाइम्स है वो पैंक्रियास से सिक्रीट होते हैं। तो पैंक्रेटाइटिस जो है वो भी अभी मैं बोलूँगा काफ़ी कॉमन है। उसमें कारण 2-3 मेन जो है, एक तो अल्कोहल है, अल्कोहल के कारण पैंक्रेटाइटिस होता है। लेकिन गॉल ब्लैडर में भी स्टोन्स जो होते हैं ना, अच्छा। गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, वो भी छोटे छोटे स्टोन्स, कभी कभी वो एक कॉज होता है पैंक्रेटाइटिस का। अच्छा। तो इसमें और ऑफ कोर्स ओवरवेट, ये सब, सिर्फ ओवरवेट नहीं, लेकिन अगर टेंडेंसी है बॉडी की पैंक्रेटाइटिस की और बहुत बार जेनेटिक भी होते हैं, तब एक्स्ट्रा वेट उसको और ये करता है। तो इसमें भी यही है कि हाँ, आपको कोई भी अगर अनएक्सप्लेन्ड पेन हो रहा है, बहुत सडन शार्प पेन ऐसा है, तो आप डॉक्टर, फिजिशियन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं और वो आगे आपको बता देंगे क्या क्या चेकअप होना है। गॉल ब्लैडर के स्टोन की आपने बात की, हाँ। तो ये क्या महिलाओं में ज़्यादा होता है और ये क्यों होता है? गॉल ब्लैडर स्टोन्स फीमेल्स में ज़्यादा ये है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स में, मेल्स में भी बहुत सारे होते हैं। ये मैं बताना चाहूँगा कि हर गॉल स्टोन को ऑपरेट करना ज़रूरी नहीं होता है। अच्छा। है ना, क्योंकि अब जैसे बहुत बार आएंगे पेशेंट, आए उन्होंने कोई और कारण से, मे बी गाइनिंग के कारण से उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, उसमें आ गया गॉल ब्लैडर में स्टोन, तो वो घबरा के आते हैं, अरे मैं तो ये अब सर्जरी करनी, तो हम बोलते हैं नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टोन्स जो होते हैं गॉल ब्लैडर के एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उसमें पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है और हो सकता है आगे भी दिक्कत नहीं हो। तो उसको हम फॉलोअप में रखते हैं, उनके ब्लड टेस्ट भी करते हैं, फिर मे बी 6 महीने या साल में उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं। उनको ये बोलते हैं कि जब पेन होना शुरू होगा तब आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, और सेकंड टाइम जब पेन होगा तब फिर उसको ऑपरेट करना है। और कितना साइज होना चाहिए? साइज मैटर नहीं करता, सिम्टम आपके 2 मिलीमीटर की भी स्टोन हो, हाँ। लेकिन आपको पेन तेज हो रहा है, अच्छा। तो आपको ऑपरेट करना पड़ सकता है। हाँ। और आपके मे बी 1 सेंटीमीटर का भी स्टोन हो और आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें यही है कि ऐसा नहीं कि हर गॉल ब्लैडर के स्टोन को ऑपरेट करना है। अच्छा। पर अगेन वही बात है, आपको डॉक्टर को दिखा के एंड उनके एडवाइस लेके ही उसको करना है। डॉक्टर, ये पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर होता है जो हमारे स्टमक और ड्यूोडेनम में जो अल्सर्स बनते हैं, है ना, अच्छा। उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो पेप्टिक अल्सर मैं बोलूँगा कि इतना भी कॉमन नहीं है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि आप देखेंगे ओवर द काउंटर भी टैबलेट, पेंटोसेड, एंटासिड, ये सब मिल जाते हैं। लोगों को एसिडिटी चालू होती है तो आपके फार्मेसी वाले ही दे देते हैं कि है, तो इसीलिए वो फिर भी बहुत कॉमन नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत बार बहुत सीवियर पेन हो या कभी कभी पेप्टिक अल्सर से मोशंस में ब्लड आते हैं या खून की उल्टी होती है, तब वो डायग्नोस होता है। तो वो आप उसको बोल सकते हैं स्टमक या ड्यूोडेनम के अल्सर को हम लोग बोलते हैं। ओके। और एसिडिटी जो है, जो बहुत कॉमन बड़ा, एसिडिटी हाँ, होती हाँ। है, जैसे थोड़ा एसिडिटी, गैस की दिक्कत, वो कॉमन चीज़ है, वो तो हमारे लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड होती है। खाना पीना आजकल क्योंकि स्विगी से आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो वो सारी चीज़ से रिलेटेड है। आजकल का जो हमारे यंग जनरेशन है, खासकर जो जेनजी है, उनका खाना पीना बहुत मतलब बहुत बाहर erratic का, है, बहुत बहुत ही ही, हाँ ऐसा है।
तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितना समय लगता है अपनी गट हेल्थ को ख़राब करने में, कितने महीने का वो गलत खाना, वो बाहर का खाना, वो फास्ट फूड, वो फ्राइड सारा जो फूड ये और करना, वो हाँ। पूरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोबाइल लेके बेड में पड़े रहना, कितने महीने लगते हैं किसी को अपनी गट हेल्थ ख़राब करने ऑफ में? कोर्स ये क्वेश्चन ऐसे कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। कुछ लोग को है कि उनके थोड़ा सा वो जेनेटिक फैक्टर्स है तो जल्दी उनको ये प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोगों का बाद में। पर मैं बोलूँगा हाँ, अगर ये 1-2 साल तक इवन रेगुलरली बाहर का खाना, फ्रूट्स नहीं लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट, बाहर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो टाइम का, जो स्पेशली डिनर जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिनर की है। डिनर बहुत लोग बहुत लेट खाते हैं, कभी कभी 11-12 बजे भी खाते हैं। तो अब मैं बोलूँगा कि वो तो एक तरह से जहर है आपकी बॉडी के लिए, अच्छा। है ना? क्योंकि आपका एक बॉडी का एक रिदम होता है ना, कि आपका रात का एक्चुअली तो रात का आइडियल टाइम तो होना चाहिए, जैसे हमारे गांव में भी होते हैं 6-7 बजे, अगर नहीं भी हो तो बाय 8-8:30 तक होना चाहिए। और क्योंकि क्या होता है, लेट आप खा रहे हैं, कभी कभी 11-12 और खा के सो जा रहे हैं, उससे एसिड सिक्रीशन, एसिडिटी, ये सब बहुत होती है। तो कोई टाइम ये नहीं है, पर अगर आप बहुत रेगुलरली अनहेल्दी खा रहे हैं, इरेटिक खा रहे हैं, टाइम से नहीं खा रहे हैं और जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको दिक्कत हो सकती है। और हम लोग बच्चों में इवन 8th 9th 10th में फैटी लिवर देख रहे हैं, जो कि पहले मतलब बड़ों में ही देखते थे, लेकिन यंग चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में देख रहे हैं। और उसका मेन कारण अनहेल्दी डाइट और ओवरवेट। तो मैं आखिर में आपसे पूछना चाहती हूँ कि दोनों चीज़ों को मिला के, गट को भी और माइंडफुलनेस को भी, दोनों को मिला के आप क्या हमारी ऑडियंस के लिए बताना चाहेंगे कि एक मीनिंगफुल लाइफ लीड करने के लिए आपको किस तरीके से अपना पूरा एक दिन बिताना चाहिए? तो उसमें अगर मैं बोलूँ, अगर एक तरह से एक मैसेज जो मेरा ये रहता है, इज़ कि जितना प्रेजेंट में आप रहेंगे, जितना इस मोमेंट को एक्सेप्ट करके, इस मोमेंट को बिना विरोध किए, उसको स्वीकार करके प्रेजेंट में रहें, और आपको पता है कि फेजेस आएंगे और जाएंगे। सो यही मेरा मैसेज है कि से येस टू लाइफ। यही है कि हर मोमेंट को आप उसको एक्सेप्ट करें, से येस। अच्छा, बहुत बार होता है कि कुछ चीज़ें बहुत ख़राब होता है, हमें लगता है अरे ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, और वही आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। बाद में जाके आप सोचेंगे ये एक हुआ ऐसा मोमेंट था जिसने मेरे पूरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। तो हमें पता नहीं है कि क्यों कुछ हो रहा है, शायद हमें कुछ सिखाने के लिए या कुछ आगे एक अलग एक दिशा में हमें ले जाने के लिए। तो इसीलिए व्हेन वी से यस, हर मोमेंट को हम एंगेज करें, उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, तब हमारा लाइफ और जॉयफुल होता है, तब हमें स्ट्रेस कम होती है। स्ट्रेस कम है तो हमारा गट ठीक है ना, और गट ठीक है तो माइंड भी ठीक है। तो आई वुड से द अंत में यही है कि से यस टू व्हाटएवर इज हैपनिंग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुबे। एक और मैं चीज़, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं सेल्फ हेल्प पे, आपकी तो बुक्स पढ़नी ही चाहिए, आप इसको तो रिकमेंड करेंगे, है ना? इसके साथ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसके साथ और कौन कौन सी बुक्स हैं जो आप बताना चाहते हैं हमारे रीडर्स के लिए? तो जो बुक सबसे ज़्यादा मुझे ट्रांसफॉर्म किया वो एखर्ट टोल का द पावर ऑफ नाउ, वो भी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है ना? तो वो बहुत ही अच्छा बुक है। एक और उन्हीं का किताब है अ न्यू अर्थ, वो भी बहुत अच्छा है। कोई अगर बहुत मुश्किल वाली स्थिति में अगर हैं, एक तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि डाइवोर्स के बीच में हो, कुछ नज़दीकी कोई लव्ड वन का डेथ हुआ, या कोई बहुत तरह से, तो एक बुक है पेमा चौधरी की व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट, है ना? तो वो बुक भी मुझे बहुत हेल्प किया, उसको मैंने कोट भी किया है ना, वो है। देन उसके बाद ये तो है ही, और इनफैक्ट मैंने पूरा बिब्लियोग्राफी भी लिखा है अबाउट ऑल बुक्स का। तो ये चीज़ तो मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली वो पढ़े। इवन द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारे हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। दीपक चोपड़ा के बुक्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? तो ये सारे हैं।
एटॉमिक हैबिट एटॉमिक हैबिट्स, यस, लास्ट जो मैंने चैप्टर ही हैबिट्स पर किया। हाँ। और इस पे ये है ना कि आपने पूछा भी था पहले कि बुक कैसे लिखा, टाइम कैसे मिला। हाँ। तो वो मैं इनसे इंस्पायर हुआ कि इन्होंने कहा कि छोटे छोटे चीज़ों को ब्रेक करें। तो मैं यही जब लिखना बैठा तो मैं सोचा कि हर दिन 100 वर्ड खाली करूँगा। 100 वर्ड मतलब 2-3 लाइन, उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो जब आप 100 वर्ड शुरू करते हैं, फिर मोमेंटम पकड़ता है और फिर धीरे धीरे वो आगे आगे बढ़ जाता है। तो एटॉमिक हैबिट्स भी बहुत अच्छी किताब है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुबे। अभी आपसे ऐसा लग रहा है बातचीत अभी शुरू हुई है और बहुत सारी बातें करनी है। मुझे लगता है हम आपको एक बार फिर से बुलाएंगे। जरूर, आपको मैं आना एकदम पड़ेगा। बहुत खुशी आऊँगा। हाँ, तो एक बार फिर आगे और इस पे बात करेंगे। और इसमें बिल्कुल बहुत सारे बातें करने हैं और ये है, एंड डेफिनेटली आप जब बुलाएंगे हम आएंगे। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुबे। Thank you, एक हमारा thank you so तरफ much. से छोटा सा गिफ्ट आपके लिए रहेगा। थैंक यू, चांदनी का थैंक लिख यू देना। सो ठीक मच। है, थैंक यू। चलो हाँ, थैंक यू, थैंक यू वेरी हाँ मच।